बच्चा तुम्हारी भक्ति से ईश्वर बहुत प्रसन्न है, तुम्हें और कुछ मांगना हो तो मांग लो, ये कर्म तो फलेगा तुम्हारा और तुम्हें इस कमरे में रहना भी पड़ेगा, ये भी फलेगा। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे? तो आप लगा कोई बात नहीं देवदूत जी, ऐसा ही करो, होती है तो हो जाए ऑक्सीडाइज ब्यूटेन, ऑक्सीजन के साथ CO2 बनाए, H2 बनाए, और ये जो सारा ड्रामा है ना, बस ये एक झटके में ना हो, धीमे धीमे हो, ये काम ना 25 साल में होगा आराम से। व्हाट? जी हाँ। अब भगवान भगवान के देवदूत देवदूतों की शक्ति जो चाहे कर ले। क्या आपको पता है कि अगर ये वरदान आपने न मांगा होता तो इसका फल ये होता कि जो नॉर्मल नॉर्मल इंसानों के साथ जो होता है कि कमरे में रसोई गैस भरी हुई है, ब्यूटेन भरी हुई है, ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव मिक्सचर है, जैसे ही आप कोई भी स्पार्क दिखाएंगे, हल्की सी भी स्पार्किंग होगी, एक धमाका होगा और चिथड़े उड़ जाएंगे, सब चीजों के बम की तरह फटेगा वो। अच्छा, ये बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उसमें एकदम से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सारी ब्यूटेन ऑक्सीडाइज हो जाएगी और एकदम अथाह एनर्जी रिलीज होगी, तो धमाका हो जाएगा। धमाके से हमारे चिथड़े उड़ जाएंगे। हाँ, और ये हमको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भाई मेरे हुआ ये कि ब्यूटेन ने धीमे धीमे ऑक्सीडाइज होना है। ब्यूटेन को इतनी बुरी गैस नहीं है, रसोई गैस में जब वो गैस जलती है तो उसके जलने से आप खाना पकाते हैं। हाँ जी, तो दोष गैस में नहीं था, दोष तो उसके धमाके के साथ फूट जाने में था, और वो धमाके का मतलब था रिएक्शन में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। अगर उसी रिएक्शन को आप धीमे धीमे 25 साल में कराएंगे, आपको पता नहीं लगेगा, हल्की हल्की गर्मी फैलती रहेगी, वार्मथ फैलती रहेगी रसोई गैस में, और कुछ नहीं होगा, और खच्चे किसी के नहीं उड़ेंगे। ऐसा इज्जत से काम होगा। अच्छा, तो आप ये देखिए कि कुछ रिएक्शंस जो बहुत धीमे होते हैं, जैसे जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सुना है आपने? धरती अंदर से उबलता हुआ लावा है। जी हाँ, उसके ऊपर चट्टानों की प्लेट्स हैं जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, जो तैरती रहती हैं, और ये हल्की 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 खसकती रहती है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि पहले ऑस्ट्रेलिया और भारत और अफ्रीका वगैरह ये सब जुड़े हुए थे। अच्छा, उसके बाद इनके टुकड़े टूटे और कुछ टुकड़ा टूटकर, जैसे भारत का जो हिस्सा है ये ऊपर वाले हिस्से से टकराया, जो दूसरा लैंड मास था उससे टकराया, उस टक्कर के प्रेशर के फलस्वरूप धीरे धीरे एक पर्वत बन गया जिसे जगत हिमालय कहता है। अच्छा, और हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे करीब आ रही है। अब ये रिएक्शन धीरे धीरे हो रहा है। कल्पना करिए अगर वो उतनी तेजी से तैर रहे होते जैसे शिप चलता है नदी पर या समुद्र पर, तो पूरे, मतलब बहुत मजे की बात है, तो पूरे लैंड मास से इतनी तेजी से तैर रहे होते, तो आप धक्के मार मार कर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते। क्यों? पूरा भारत ही खसक गया आज ऑस्ट्रेलिया, और कल यूरोप की यात्रा कर रहा होता। ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहुत डिवास्टेटिंग आइडिया है। इट डजंट हैपन नॉर्मली। क्यों? स्पीड का बड़ा फर्क पड़ता है। एक और ऐसा स्पीड का काम है जो एक बिलियन शायद ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में। कौन सा? एजिंग। एजिंग, उम्र का बढ़ना। आपने सुना होगा लोग अलग अलग विज्ञापनों में कॉस्मेटिक क्रीम्स का विज्ञापन करते हैं कि इसको आप लगा लीजिए तो आपका जो चेहरा है उसमें झुर्रियां नहीं दिखेंगी और सुंदर ग्लो आ जाएगा, ब्ला 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 एंड ऑल दैट नॉनसेंस ना। तो ये लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं इन चीजों से। वो काले बाल सफेद हो जाएंगे, आई मीन सफेद बाल काले हो जाएंगे, एंड लॉट ऑफ ड्रामा है ना। एक्चुअली मनुष्य और डॉक्टर्स वर्षों से, अगर सदियों से किसी ऐसी चीज की तलाश में है जो एजिंग को रोक दे, जो उम्र के बढ़ने को रोक दे। ये क्या है? या एजिंग को स्लो डाउन कर दे। यहाँ पर भी केमिकल काइनेटिक्स काम में आती है, वो रिएक्शंस को स्लो करना चाहते हैं। एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो कहते थे डेथ भी तो एक केमिकल रिएक्शन है। हाँ, तो क्यों ना हम केमिकल काइनेटिक्स के फंडे लगाकर इसको स्लो कर दे। आएगी आएगी, लेकिन थोड़ा देर में आए, मनुष्य 400 साल जी जाए, ये भी तो हो सकता है ना, पॉसिबल है। तो ये बड़े कंसेप्ट, बड़े रिवोल्यूशनरी ड्रास्टिक आइडियाज हैं जिनको लेकर लोगों ने बड़ी बड़ी थ्योरीज बुनी है और काम कर रहे हैं इस पर। अच्छी बात है। तो आप ये देखिए कि केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा फील्ड है जो बड़ा एक्साइटिंग लगता है लोगों को, और लोग बहुत सारे इस पे जो अलग अलग रिसर्च करते हैं उसकी वजह से ही बहुत सारे केमिकल साइंस के या केमिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट संभव हो पाए हैं। क्या आपको पता है कि साबुन बनाना आज का नहीं, पुराना काम है। ये अकबर के जमाने में भी लोग साबुन बनाया करते थे, लेकिन अंतर इतना है कि उस समय साइंस ने ऊपर आर्ट हुआ करती थी, और 3-3 दिन तक बैठकर उस सॉल्यूशन को उबालते थे, तब जाके थोड़ा बहुत रोक के साबुन घटिया क्वालिटी का बनाया करते थे। आज जब हमने उसकी केमिस्ट्री समझ ली है, तो इट इज मोर ऑफ अ साइंस ऑफ कोर्स। और यही नहीं, वो रिएक्शन जो 3 दिन में कराते थे, आज हम मुश्किल से आधे घंटे में कराने में समर्थ हैं।
स्पीड ऑफ रिएक्शन का महत्व है, बहुत महत्व है। ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो शायद 25 साल लगाते हैं, अगर आप 25 सेकंड में करा सकते हैं तो 25 साल कौन बैठ के उस रिएक्शन का इंतजार करता, 25 सेकंड में रहता है, तो आप उस रिएक्शन को फटाफट करा सकते हैं। नो डाउट उसका एक फीजिबल टैंजिबल प्रोडक्ट बन जाता है। तो जो रिएक्शंस असंभव थे या बहुत देर लगाते थे, हमारे जीवन काल से भी लंबा समय लेते होने में, उनको अब हम करा सकते हैं तेजी से। या ऐसे बदमाश रिएक्शंस जो हम नहीं चाहते थे हो और फटाफट हो जाया करते थे, जैसे जंग लगना, अगर हम उनका रेट स्लो कर दें तो धीमे धीमे जंग लगेगा, तो लाइफ लंबी हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीजों की स्टडी आती है इस चैप्टर में जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। आइए रूबरू होते हैं इस बड़े खूबसूरत चैप्टर से और देखते हैं क्या बात है इसमें। वेल, केमिकल काइनेटिक्स टॉक्स अबाउट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, राइट? केमिस्ट्री में हम केमिकल चेंजेस की बात करते हैं, है ना? और एक केमिस्ट के दिमाग में मोस्टली तीन सवाल तो आते ही आते हैं। क्या? कि भाई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। फीजिबिलिटी, फीजिबिलिटी है जिसे हमने थर्मोडायनेमिक्स से देखा था। किस हद तक कोई केमिकल रिएक्शन होगा ये हमने इक्विलिब्रियम से देखा था। और कितनी तेजी से ये रिएक्शन होगा ये हम इस चैप्टर में देखेंगे जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। पहले दो इंटर रिलेटेड हैं। आप देखिए, फिजिबिलिटी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, मानते हैं। एक्सटेंट इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, और इक्विलिब्रियम खुद भी आप अगर आपको याद हो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के, तो इक्विलिब्रियम खुद भी थर्मो से ही रिलेटेड है। ये दोनों फैक्टर्स तो एक ही चीज पर आश्रित हैं, लेकिन स्पीड एक अलग मामला है। फ्रिज में आप सब्जियां रखते हैं, ये लंबे समय तक ताजी रहती हैं। व्हाट इज दिस? आप स्पीड ऑफ डिके कम करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये क्या है? फल सड़ चुके हैं, ये क्यों? डिके हो गया इनका, एक सर्टेन स्पीड होता है फ्रिज में, धीमे धीमे होता है, ठीक है। तो रिएक्शन संभव है या नहीं, किस हद तक होता है, इन सबके साथ बहुत महत्व इसका है कि कितनी तेजी से होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, और जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, यही रेट हम पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर में जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। चालू हो जाए? बिल्कुल। तो अब देखिए केमिकल काइनेटिक्स किस बारे में बात करती है। केमिकल काइनेटिक्स डील करती है, इट डील्स विद रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बाय व्हिच द रिएक्शन प्रोसीड्स। रिएक्शन होता कैसे है, किन स्टेप्स में वास्तव में रिएक्शन होता है, और स्टेप से क्या मतलब है आपको? स्टेप से इसलिए मतलब है क्योंकि उसी से हमको पता लगता है मेरे भाई कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है क्या। रेट क्या होता है डिफाइन करेंगे, पर उसके पहले देख लीजिए कि थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक फैक्टर्स में अंतर क्या है। थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा फंडामेंटल है। थर्मोडायनेमिक्स इजाजत देती है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अच्छा, इट टॉक्स अबाउट फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे मान लीजिए कोई आरोपी है जिसको पुलिस ने जेल में डाल दिया है, ठीक है, पुलिस पूछताछ कर रही है, फाइन, और लगातार बेल एप्लीकेशंस लगाई जा रही है उसके लिए कि भैया इसको जमानत पर छोड़ दिया जाए, ठीक है। हमारे कोर्ट्स तो वर्षों चलते हैं। क्या आपको पता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में एक ऐसा मुकदमा चल रहा है जो सन 1800 से चल रहा है, वो हाई कोर्ट के बनने से भी पुराना मुकदमा है। अच्छा, बहुत ही मजेदार है, बिल्कुल लॉन्गेस्ट रनिंग मुकदमा होने का गौरव उसे प्राप्त है, बड़े शर्म की बात है, खैर जो भी है। तो आए, हम कोर्ट्स की बात करें, है कि नहीं? तो मान लीजिए कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इस आदमी को जो आपने पकड़ रखा है इसको आप छोड़ दीजिए, आप इसको इतने दिनों तक हिरासत में नहीं रह सकते। तो ये फीजिबिलिटी बता रहा है। अब पुलिस के लिए फीजिबल नहीं है क्योंकि कोर्ट थर्मोडायनेमिक्स है, उसने आदेश दे दिया तो उसका पालन होना चाहिए। तो अब जो है फीजिबिलिटी तो ये आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है? अब पुलिस वालों ने कहा कि अब आप जो है गए थाने पे कि भाई छोड़ दीजिए इसको क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है। तो पुलिस वालों ने हाथ खड़े कर दिए, कहने लगे जी हमारे तक तो कागज ही नहीं पहुंचा, हमको पता ही नहीं कोर्ट ने क्या कहा है। तो आपने कहा नहीं मैं ला देता हूँ कागज, उन्होंने कहा नहीं नहीं कागज तो आएगा, सरकारी कागज आएगा, जब आएगा तो आएगा, तो छोड़ देंगे, कोर्ट का कागज आ जाएगा, आदेश आएगा तो हम छोड़ देंगे, मना नहीं करेंगे। अब कोर्ट का कागज भी आ गया,
आ गया, फिर आपने कहा अब छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं जी आज तो सैटरडे हो गया, अब सैटरडे संडे तो वैसी छुट्टी होती है, तो जो यहाँ साहब थे जो कि छोड़ने वाले थे इस आदमी को, वो तो छुट्टी पे चले गए। क्यों? क्योंकि छुट्टी सभी की छुट्टी हो गई है। तो अब तो दोबारा ये थाना खुलेगा कब? मंडे को। तब मंडे को देखेंगे। रोते पीटते आप मंडे को गए। अब जज ने तो फ्राइडे को बोल दिया था छोड़ दो इसको, और आप सैटरडे संडे फिर हिरासत में बंद रहे। मंडे को उसने कहा साहब छुट्टी पे चले गए, 2 दिन बीमार हैं जी, वो तो छुट्टी पे रहेंगे, साहब लौटेंगे तब छोड़ेंगे। आप वेंसडे को गए। अब ध्यान रखिएगा, वो एक सीमा से ज्यादा उसे टाल नहीं सकते, छोड़ना तो उन्हें पड़ेगा, पर वो उसको डिले जरूर कर सकते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन को बदल जरूर सकते हैं। तो यहाँ दो अलग अलग काम होने हैं। कोर्ट थर्मोडायनेमिक्स की भूमिका निभा रहा है, और जो पुलिस वाले हैं वो काइनेटिक्स की भूमिका निभा रहे हैं। कोर्ट ने कह दिया कर लो कोई भी रिएक्शन, छोड़ दो उसे। रिएक्शन है मुजरिम का, जो मुजरिम तो नहीं है, जो आरोपी है उसको छोड़ देना, लेकिन वो किस स्पीड से छूटेगा इसका भी महत्व है। वो चाहते तो फ्राइडे को छोड़ देते, वो लटका लटका के हो सकता है वेंसडे लगाते, थर्सडे लगाते, दिन काट सकते हैं। तो आप ये देखिए कि स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो एक अलग बॉल गेम है। थर्मो ने कह दिया करा लो रिएक्शन, पर कुछ है जो रिएक्शन की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अच्छा, ये पुलिस वुलिस के उदाहरण अच्छे नहीं दिए आपने, हम इमोशनल हो जाते हैं। क्यों? क्या आप हवालात में बंद थे? पता नहीं, ईश्वर जाने, है ना। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, बड़ा टप्पू एग्जांपल है, मजा आएगा आपको। सुनिए, आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, हाँ हाँ कर रहे हैं, तो आप जेई का एग्जाम देने गए, हाँ हाँ गए। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ऐसा हुआ हो कि भाई आपकी जो ओएमआर शीट है, या कोई भी जेई का कोई भी एग्जाम हो, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया मामला अलग है, और जो ओएमआर शीट है आ, वो मतलब जेई कुछ सेंटरों पे कैंसिल हो गया हो? क्यों? उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर ओएमआर शीटें क्या उनमें अपने आप आग लग गई, वो जल गई, तो चूंकि अपने आप स्पॉन्टेनियस कंबशन से वो जल गई, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट नहीं है, यहाँ दोबारा चाहिए। कोई भी एग्जाम ऐसा होता है क्या कि उसके कॉपियों में अपने आप आग लग जाती है? बोर्ड की परीक्षा की कॉपियों में अपने आप आग लग जाती है, लाइब्रेरियों में अपने आप आग लग जाती है, आपकी कॉपी किताबें जो पढ़ी हैं उनमें अपने आप आग लग जाती है। ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं होता। उनको छोड़ो, हम इंसान हैं, ठीक है, इंसान मरणशील होता है, सुना है आपने, सच भी है। एक ना एक दिन ये देह समाप्त हो जाएगी, है ना। तो ये इसको जला दिया जाएगा, जो शरीर है इसको जला दिया जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब जलेंगे तो CO2 H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। कंबशन रिएक्शन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सब जलेगा। जब ये जलेगा और जब नष्ट हो जाएगा, तो वो भी थर्मोडायनेमिक्स उसके कंबशन को फेवरेबल मानती है, डेल्टा जी नेगेटिव है शरीर के जलने का। अच्छा, तो दुनिया भर में जितनी लकड़ी है, जितने जीव जंतु हैं, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स ने सबका मृत्यु पत्र साइन कर रखा है कि जला डालो, जल सकते हैं, ये सब CO2 H2 बना के उड़ जाएंगे। फीजिबल है इनका जल जाना, कंबशन, इंसानों का, जानवरों का, पेड़ पौधों का, लकड़ी का, कागज का, सबको जल जाना चाहिए। लेकिन इनको रोक के रखा है किसने? काइनेटिक्स ने। क्या? जला देंगे, जल्दी किस बात की है? और जब तक ठीक है 10 लाख साल में जलाएंगे, व्हाट। इंसान तो जीते 100 बरस है, हद से हद। हाँ जी, तो बस तो इंसान जी लेता है बगैर जले, किसी का स्पॉन्टेनियस कंबशन अपने आप। तो ऐसा नहीं सुनते आप कि वो पड़ोसी जी नहीं रहे, क्यों? क्या हुआ? उनकी आग लग गई, अपने आप जल के मर गए। अरे ऐसा थोड़ी होता है, नॉनसेंस, है ना। क्यों? क्योंकि आई मीन स्पॉन्टेनियस कंबशन नहीं होता, काइनेटिक्स रोक के रखती है। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस जिनको थर्मोडायनेमिक्स ने कहा है कर लो, इजाजत है, काइनेटिक्स कहती है तो जरा ठहरिए जज साहब, रुकिए, मेरी तो बात सुन लीजिए। आपने छोड़ दिया होगा मुस्लिम को, हम नहीं छोड़ेंगे, हम कब्जे में रखेंगे, छोड़ देंगे तब 10 लाख साल में, धीमे धीमे, जल्दी किस बात की है? ठीक है ना। तो ये सारे काम ऊट पटांग काइनेटिक्स करती है। हीरे देखे आपने? हाँ हाँ, कितना मजेदार है, हम भी तो एक हीरा है, आप भी एक हीरा है, नो डाउट, है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन का रूप है? हाँ जी, ग्रेफाइट तो कोयले जैसा होता है, पेंसिल में डाल के लिखते हैं लोग उसको, बिल्कुल लेड जिसको आप कहते हैं पेंसिल, वो ग्रेफाइट होता है। डायमंड बहुत महंगे आते हैं, बहुत बहुत सबसे कॉस्टली आते हैं डायमंड, और बिल्कुल सस्ते आते हैं, वो पेंसिल को छील छील के आप कॉपी पे रगड़ रगड़ फेंक देते हैं। ज्यादा स्टेबल कौन है, डायमंड या ग्रेफाइट? थर्मो में अगर आपने पढ़ा हो, आपको याद हो, तो ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है। तो फिर डायमंड्स को पलट के ग्रेफाइट बन जाना चाहिए, हीरो को पलट कर अपने आप कोयला बन जाना चाहिए। बहुत खतरनाक बात है।
आपने एक डायमंड रिंग खरीदी किसी को गिफ्ट करने के लिए, और आपने बड़े स्टाइल में घुट्टों के बल में वो रिंग प्रस्तुत करी और देखा तो कोयला बन गई। क्यों? क्योंकि फिर आप थर्मोडायनेमिक्स थोड़े समझाएंगे कि अरे यार वो तो थी तो डायमंड, बट क्या हुआ कि डेल्टा जी नेगेटिव है इसका, तो वो डायमंड ग्रेफाइट बन गया। तो तब पड़ गया, बेइज्जती बहुत निकाल दिया है कि आप, है ना। एक्चुअली होता ये है कि इनफैक्ट डायमंड की कंपनियां विज्ञापन देती हैं डायमंड इज फॉरएवर, थर्मोडायनेमिक्स का ज्ञान नहीं होता, और एक्चुअली बहुत ज्यादा झूठ भी नहीं बोल रहे। कोहिनूर हीरा काफी पुराना है, इसके बावजूद भी बेचना अभी तक कोयला नहीं बना। ठीक है, क्यों? काइनेटिक अनस्टेबल है। सच तो ये है कि डायमंड इन प्रिंसिपल बदल रहा है ग्रेफाइट में। कितना? 20 अरब वर्ष। बहुत मतलब बहुत बहुत ज्यादा साल लगेंगे तो बदल जाएगा। फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, उसमें पड़ा हुआ है आराम से, धीमे 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 धीमे। ठीक है ना। इंसानों की जान जितने में निकल जाए, पूरी सभ्यताएं अलट पलट हो जाए, इतने वर्षों तक तो वो डायमंड डायमंड बना रहेगा, और किसी लंबे समय कोयला बन जाए, कौन देखने आ रहा है उसको, राइट। तो काइनेटिक्स ऐसे कई सारे काम होने से रोक लेती है, जिसकी इजाजत थर्मोडायनेमिक्स ने दे तो रखी है कि आराम से करें। कि जल्दी किस बात की है? क्यों? क्योंकि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अल्टीमेटली तय करता है रिएक्शन होगा या नहीं होगा, और हमें उसे देखने का अपने जीवन काल में सौभाग्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। कुछ रिएक्शंस जैसे रसोई गैस में ब्यूटेन का जलना रैपिड रिएक्शंस है, फटाफट जल जाती है। कुछ धीमे रिएक्शंस है, जैसे जैसे चीनी का इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं। ठीक है, ज्यादा आसान। देखिए, लोहे के ताले पे जंग लगना, लोहे की जाली लग गई आपने, जंग लगता है, धीमा धीमा रिएक्शन है, मॉडरेट स्पीड से होता है, धीमे होता है ना। जैसे ये लोहे में जंग लग रहा है, स्लो रिएक्शन है। कुछ बीच की स्पीड्स होती है, हाँ जी, जैसे जैसे फलों का सड़ जाना, 2-4 दिन में सड़ जाते हैं। ठीक है, फाइन। तो रेट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है वो, एक तो कहते किसे क्या है ये, कंसंट्रेशन बदल रहा है। पहली बात तो ये, जैसे हमने कहा लोहे में जंग लग रहा है, हमको कैसे पता जंग लग रहा है? ब्यूटेन जल रही है, हमको कैसे पता जल रही है? अरे दिख रही है, दिख तो रही है। कंसंट्रेशन में कोई फर्क पड़ता है? जी हाँ। कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटेन, जब ब्यूटेन जलेगी तो कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटेन कम होगा। तो तेज या धीमा कैसे नाप सकते हैं? अगर अगर वक्त के साथ उसका कंसंट्रेशन चेंज देखिए, डी बाई डी टी, जी हाँ, कि वक्त बढ़ रहा है आगे, तो ब्यूटेन का कंसंट्रेशन किस तरीके से कम हो रहा है, ब्यूटेन का कंसंट्रेशन किस तरीके से कम हो रहा है, अगर हम ये देखेंगे तो उससे हम पता लगा सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन जो है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से ब्यूटेन रिएक्ट कर रही है, या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन क्या है। तो डी बाई डी टी ऑफ concentration of any species gives me the rate of change of that species। अच्छी बात है, या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट स्पीशीज। ठीक है। the rate of decrease in concentration या the rate of disappearance of reactants, ये इसको भी आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है। या the rate of increase in concentration of products या rate of appearance of products, इसको भी आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन। एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन था, किसी रिएक्शन का ओवरऑल रेट की बात कर सकते हैं, हाँ, जिस रेट से रिएक्टेंट कम हो रहे हैं या जिस रेट से प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, उसको रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते थे इन प्रिंसिपल। ठीक है। और एक बात यहाँ याद दिला दूं आपको, PV is equal to nRT गैसों के लिए, तो P is N by V RT which is CRT। N by V moles per liter, ये concentration है। तो pressure is proportional to concentration। Concentration of a species is proportional to partial pressure of that species। तो rate of change of concentration था, ऐसे ही rate of change of pressure है, इसको भी rate of reaction of gases के रूप में देखा जा सकता है। gases का जो rate of reaction है dp by dt, जहां p है partial pressure of any gas, इसके भी टर्म्स में चाहें तो हम rate of reaction निकाल सकते थे। हाँ हाँ ठीक है, मुद्दे की बात है रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, उनका कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट का जिस रेट से घट रहा है या प्रोडक्ट्स का जिस रेट से बढ़ रहा है, उससे हम अंदाजा
अंदाजा लगा सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का? हाँ, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एक बात तो हजम, आगे बोलो। औसत। तो भाई हमने रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर लिया है। क्या है रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास मतलब कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है, जैसे ए है कोई सब्सटेंस, ए बी सी डी, मान लीजिए अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन से और बना रही है अमोनिया, N2 and H2 दे रिएक्ट टू गिव यू अमोनिया, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन का रेट ऑफ चेंज क्या है? कुछ कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं कंसंट्रेशन, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। और जब इसका डी बाई डी टी कर दें तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब ये हो गया, हमेशा शब्दों में मतलब देख लेना चाहिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कितना है? डी बाई डी टी ऑफ N2, ठीक है। और माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लीज नोट, एज टाइम टी इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीजेस। क्यों? रिएक्टेंट है तो वक्त आगे बढ़ेगा, कंसंट्रेशन नाइट्रोजन का कम होगा, तो डी बाई डी टी ऑफ N2 नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? जैसे जैसे नाइट्रोजन कम हो जाएगी, चांसेस यही हैं कि आगे उसका चांसेस, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ नाइट्रोजन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वक्त के साथ नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। अच्छा, अक्सर लोग रेट को पसंद करते हैं, अक्सर क्या हमेशा ही रेट को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि नेगेटिविटी से बचें। ये है रेट ऑफ चेंज। डी बाई डी टी ऑफ कुछ भी कर दो तो रेट ऑफ चेंज आ जाता है। तो मैंने कहा माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2 करें। क्यों? डी बाई डी टी ऑफ N2 तो मैच फिक्स्ड है, मुझे पता है अगर रिएक्टेंट है तो वक्त के साथ कंसंट्रेशन कम होगा, तो डी बाई डी टी ऑफ नाइट्रोजन नेगेटिव आएगा ही। तो मैंने पहले से माइनस लगा दिया, तो माइनस का माइनस होगा प्लस। अब मैं इसको क्या बोलूंगा? दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ये है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन। किस रेट से रिएक्ट कर रही है नाइट्रोजन? माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2। प्लीज नोट, मैं बहुत तसल्ली से धीमे से बता रहा हूं। क्यों? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इन केमिकल काइनेटिक्स। शब्दों को मैथ्स में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ये ढीला रह जाता है तो आगे दिक्कत आती है। हम चमत्कार से दर 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 क्वेश्चन लिखते हुए भाग जाएंगे, आप कहेंगे अरे ये चमत्कार हो गया। तो मैं शब्दों को लिख कर भी बता रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ कि भाई अगर ये लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है। और बाद में ये इतना ऑब्वियस हो जाना चाहिए आपके लिए कि चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाने ज्यादा टाइम लगे और ये तुरंत कड़ाकट आपका हो जाए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? देयर वी आर। चलिए, तो आप मुझे बताइए ये डी बाई डी टी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? आपको बताना है डी बाई डी टी ऑफ हाइड्रोजन। शब्दों में लिखिए दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइड्रोजन। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? अब हाइड्रोजन भी है तो रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट है तो वक्त के साथ हाइड्रोजन घटेगी, ये भी नेगेटिव होगा। तो देयरफॉर माइनस डी बाई डी टी ऑफ हाइड्रोजन ये जरूर पॉजिटिव हो जाएगा। और ये है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। जिस रेट से हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है वो है माइनस डी बाई डी टी ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, ठीक है। अमोनिया का क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ अमोनिया। अपने आप लिखो क्या है? दिस इज डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया में एक फर्क बात है क्या, बाकी दोनों N2 और H2 रिएक्टेंट थे और अमोनिया एक प्रोडक्ट है। अगर अमोनिया प्रोडक्ट है तो उसमें क्या होगा? तो माइनस नहीं, वक्त के साथ अमोनिया बढ़ेगी। तो अब इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि प्रोडक्ट है तो वक्त के साथ बढ़ेगी। ठीक है, और कुछ ये कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ अमोनिया पॉजिटिव होगा। ठीक, दिस इज आल्सो इक्वल टू रेट सॉरी, दिस इज आल्सो इक्वल टू
रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। क्योंकि वो रिएक्शन था रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा। रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, किस रेट से अमोनिया फॉर्म हो रही है, डी बाई डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। कैसे, क्योंकि ये गैसेस हैं, यहां पर तो कंसेंट्रेशन की यूनिट्स यूज करिए मोल्स पर लीटर, पर आप चाहते तो इसकी जगह पार्शियल प्रेशर यूज कर सकते थे। तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, ये भी बता सकती थी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2, लेकिन ये अलग यूनिट्स में होता। ये रेट ऑफ रिएक्शन होता एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, और ये रेट ऑफ रिएक्शन जो यहां पर है ये क्या है, ये है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये क्या हुआ, कंसंट्रेशन भैया किससे होता है, ये होता है मोल्स पर लीटर, और टाइम क्या होता है, ये है सेकेंड। तो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड यूनिट्स हैं, और यहाँ पर प्रेशर पर सेकेंड यानी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड यूनिट्स हैं। यूनिट्स अलग होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होगी, पर गैसों को कंसंट्रेशन के स्थान पर प्रेशर के टर्म्स में भी डिफाइन किया जा सकता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, राइट। इसलिए हमने कहा वैसे देख लो या ऐसे। समराइज करो, देखिए अगर कोई भी, पहली बात 3 पॉइंट्स ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट, डी बाई डी टी ऑफ कोई भी चीज, केबीसी कोई भी चीज इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट चीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वक्त के बीतने के साथ वो चीज परिवर्तित कैसे होगी, कंसंट्रेशन है, तो डी ऑफ कंसंट्रेशन बाय dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट स्पीशीज टाइम। एक बात। दूसरी बात, अगर वो रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट स्पीशीज क्या होगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट स्पीशीज। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होगा, और हम रेट को हमेशा पॉजिटिव नंबर के तौर पर स्टडी करना चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसा कहा। हो सकता है आप कहें कि हम तो नहीं चाहते, आपकी चाहत का कोई बात तो नहीं है। बड़े लोग जो बोल गए हैं, जो वैज्ञानिक जैसे किताबें लिखते हैं, उन्होंने ऐसी चाहत करी है, वो हमारे साथ चिपक चुकी है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट कितना होगा, वो डी बाई डी टी ऑफ दैट कंसंट्रेशन या दैट पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। प्रोडक्ट में माइनस साइन नहीं लगाते, जैसा है रहने देते हैं, रिएक्टेंट में माइनस साइन लगा देते हैं। इतनी सी बात नहीं है, क्या आसान है। हाँ जी। अब ये तो रेट ऑफ रिएक्शन नाइट्रोजन का आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन का आ गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ प्रोडक्शन अमोनिया का आ गया, बड़ा अच्छा लगा हमें। लेकिन क्या रेट ऑफ रिएक्शन करके भी कुछ होता है क्या, ये बढ़िया रेट एक्सप्रेशन है, पर एक बात बताइए, जिस रेट से नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है, क्या उसी रेट से हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी, उसी रेट से अमोनिया बनेगी? क्या मतलब है आपका, अरे पता बताते हैं भी। N2 plus 3H2 giving you 2NH3, और मान लीजिए इनिशियली जो है नाइट्रोजन के 1.1 मोलर थी, ये थी। हाइड्रोजन मान लीजिए ठीक थी, मान लीजिए 6.2 मोलर थी, या 3 कर दीजिए। और अमोनिया कितनी है, अमोनिया मान लीजिए 2.4 मोलर थी, कुछ भी रैंडम वैल्यूज देती है, मैंने इतना कंसंट्रेशन शुरुआत में था N2H2 और अमोनिया का, ठीक है। और मान लीजिए आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बीता, बहुत चल सकता 1 सेकेंड, और इसमें 0.1 मोलर कम हो गई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कम हो गई 0.1 मोलर। तो आप मुझे बताएं, क्या हाइड्रोजन, अगर 1 मोल नाइट्रोजन का जाता है तो हाइड्रोजन का भी 1 ही मोल जाता है ना, हाइड्रोजन के 3 मोल्स जाएंगे, तो माइनस 0.1 इंटू 3 मोलर जाएगी, और अमोनिया के 2 मोल बनेंगे, तो प्लस 0.1 इंटू 2 मोलर बनेगी। तो 1 सेकेंड बाद आफ्टर 1 सेकेंड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 मोलर, ये हो जाएगी 6 मोलर, और ये हो जाएगी 2.6 मोलर। अब आपसे कोई पूछता है कि बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ नाइट्रोजन कितना है, या माइनस, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना है, वो है माइनस डी बाई डी टी ऑफ नाइट्रोजन,
और वो है 0.1 मोल्स पर लीटर इन 1 सेकेंड, विच इज 0.1 मोल्स पर लीटर। कैपिटल M होता है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना है ये बोलो? ये है -d/dt ऑफ हाइड्रोजन, विच इज कितना हो जाएगा? 0.3 मोलर पर सेकेंड, 0.3 मोल्स पर लीटर। ये तो 0.1 था, हाँ, और ये 0.3 आ गया। नहीं था, क्यों? अरे स्टोइकियोमेट्री सेम थोड़ी है। जितने मोल्स नाइट्रोजन के रिएक्ट करते हैं उसके 3 टाइम्स मोल्स हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं भाई, और 2 टाइम्स मोल अमोनिया के बनते हैं। तो ऐसे ही अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकालोगे ना, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो कभी 0.1, कभी 0.3, कभी 0.2, ये क्या है? रेट किसका? 0.1 नाइट्रोजन के रेट ऑफ रिएक्शन, 0.3 हाइड्रोजन का रेट ऑफ रिएक्शन है, 0.2 अमोनिया का रेट ऑफ रिएक्शन। एक बात बोलो, एक बात है ही नहीं, कहां से बोलते हैं? तो अभी तक हमने जो डिफाइन किया है बच्चों, वो आप ये देखें, हमने रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो डिफाइन कर लिए हैं, पर एक ओवरऑल रिएक्शन का रेट करके कुछ होता है ऐसा हमने नहीं बताया। अच्छा, लेकिन क्या एक ओवरऑल रिएक्शन का रेट डिफाइन कर सकते हैं? अरे दो आसमान के तारे तोड़ लाते हैं, हम रिएक्शन का रेट डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर लेंगे। कैसे करेंगे? उसके लिए अब आप देखें, उसके लिए लोगों ने एक तरकीब निकाली, वैज्ञानिकों ने। उन्होंने कहा एक काम करो, नाइट्रोजन आ रही है 0.1, ये आ रही है 0.3, ये आ रही है 0.2, और ये इसी रेशियो के कारण फर्क आ रहे हैं। तो अगर इस 0.3 को 3 से, 0.1 को 1 से और 0.2 को 2 से डिवाइड कर दूं, तो इन सबका बुखार उतर जाएगा, ये सारे के सारे 0.1 आ जाएंगे। हाँ, क्या मैंने जो रेट ऑफ चेंज आया उसको उन्हीं के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हमको नहीं पता, बस एक जैसी संख्या तीनों की आ गई, N2 की भी, H2 की भी और अमोनिया की। अच्छा, क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब बहुत साफ है कि जो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन है, वो 1/3 है किसका? ये था कितना? 0.1 मोल्स पर सेकेंड, which is 1/3 of 0.3 moles per liter per second। जो हाइड्रोजन का कंजम्पशन था, हाइड्रोजन का 1/3 है नाइट्रोजन, अमोनिया का हाफ ही है नाइट्रोजन। देखिए ध्यान से, अमोनिया का हाफ ही है नाइट्रोजन, एंड दिस हैज टू डू विद द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के कारण ही तो ये दिख रहा है। हाँ, तो क्या कहेंगे? तो अब जो है रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए आशा की एक किरण मिल जाती है हमें। क्या हम कहते हैं कि देखो, अगर मान लो रिएक्शन में, ठीक है, बहुत सारे रिएक्टेंट हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो या तो हम हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बतावे कि भाई फलाने का रेट इतना है, ठिकाने का इतना है, जो कि टीडियस और कंफ्यूजिंग है। अगर मैं, आप और दुनिया के सभी लोग एक नई बात पर राजी हो जाते हैं कि हम एक नया शब्द डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ नाइट्रोजन नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइड्रोजन नहीं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया नहीं, कुछ नहीं, ना रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट, ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या हम डिफाइन कर सकते हैं? लोगों ने कहा हाँ हाँ कर देंगे। कैसे? उन्होंने कहा अगर कोई भी रिएक्शन है, अगर कोई भी रिएक्शन है ए ए प्लस बी बी, अगर कोई भी रिएक्शन है, लिखता हूं ए ए प्लस बी बी, तीर का निशान सी सी प्लस डी डी, एक जनरल रिएक्शन, ए मोल्स कैपिटल ए के रिएक्ट कर रहे हैं, बी मोल्स कैपिटल बी के रिएक्ट कर रहे हैं, सी मोल्स कैपिटल सी के बन रहे हैं, डी मोल्स कैपिटल डी के बन रहे हैं, देन rate of reaction is defined as, डिफाइंड मतलब हम जो चाहे डिफाइन कर सकते हो, तो हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड एज -1/a, क्या क्या बोला? -1/a dA by dt।
माइनस डी ए बाई डी टी क्या था? ये था रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, और उसको आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। हाँ किया, और ये बराबर होगा माइनस वन अपॉन बी डी बी बाई डी टी। यही बराबर है प्लस वन बाय सी डी सी बाई डी टी, और ये बराबर है प्लस वन बाय स्मॉल डी 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 बाई डी टी। अच्छा, ये क्या कर डाला हमने? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इंडिविजुअल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रेट ऑफ चेंज को डिवाइड कर दिया। और जब हम ये करेंगे तो आप देखोगे कुछ भी हो, कितने भी हो, कैसे भी हो, ये संख्या भले ही ए को देखो या बी को देखो या सी को देखो या डी को देखो, ये संख्या सबकी एक आएगी, सबका मालिक एक। अच्छा, और अगर हम ये मान ले, ये डिफाइन कर दें कि ये है रेट ऑफ रिएक्शन, तो कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। हमने कहा इसका रिएक्शन का रेट है 0.3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो मैं, आप और दुनिया के सब लोग अगर इस बात पर राजी हो जाते हैं, और आपकी कोई परवाह नहीं करता, लोग ऑलरेडी राजी हो चुके हैं पहले, तो बाकी सब लोग राजी हैं, तो आप भी हो जाइए, है ना? अगर हम सब लोग इस बात पर राजी हो जाएं कि इस चीज को हम रिएक्शन का रेट मान लेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मतलब फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, अगर मैं आराम से बाकी कैलकुलेशन कर सकता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं ठीक है, मैंने डिवाइड जो किया, मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया था, मैं उसकी मदद से एग्जांपल लेके बताता हूं, आपको एकदम फील आ जाएगी तुरंत। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ नाइट्रोजन था माइनस डी एन टू बाई डी टी, हाइड्रोजन माइनस डी एच टू बाई डी टी, अमोनिया डी अमोनिया बाई डी टी, ये तीनों ऐसे थे, राइट? अब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? माइनस डी नाइट्रोजन बाई डी टी, या 1/1 डी नाइट्रोजन बाई डी टी, माइनस 1/3 डी हाइड्रोजन बाई डी टी, या प्लस 1/2 डी अमोनिया बाई डी टी, ऐसा। अब जैसे ही आप 3 और 2 से डिवाइड करेंगे, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? पहले हमने ये अभी जो एग्जांपल मैं दे रहा था उसमें ये था कितना? ये था प्लस 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये था 1/3 इंटू 0.3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 1/2 टू 0.2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। इन सब बराबर हो जाएंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के कारण ही तो अलग अलग आए थे, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के कारण ही ये सारे एक जैसे हो जाएंगे। राइट राइट, देयर वी आर। ठीक है, चलिए, ठीक है, यही चीज यहां बोली गई है। ये क्या लिखा है? ये डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, वही जो हमने आपसे कहा था। क्या कहा था? ये d बाई डी टी तो मैथ्स वालों का पाखंड है, जिसमें बड़ा इन्फिनिटेसिमल बहुत ही जरा सा होता है। हमने कहा जी हमारा तो बहुत ही जरा से इन्फिनिटेसिमल होगा, तो हम तो नाप ही नहीं पाएंगे, है ना? तो अपने पास ही रखो। हम तो क्या करेंगे, हम तो वो समय नाप सकते हैं जो घड़ी में दिखे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जो टाइम बीता है उससे हमने कहा डेल्टा टी। और जैसे जैसे डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इट बिकम्स इक्वल टू डी टी। चेंज इन कंसंट्रेशन, जैसे जैसे टाइम टेंड्स टू 0, इट बिकम्स डी ए। तो बहुत जरा सा चेंज हुआ तो डी ए या डी टी लिखते हैं, और जब हम उसे नाप सकते हैं जिंदगी में, असल जिंदगी में, रियल लाइफ में, तो उसे डेल्टा ए या डेल्टा टी ऐसे लिख देते हैं कि भाई 1 सेकंड पहले कंसंट्रेशन था 1.1, 1 सेकंड बाद कंसंट्रेशन हो गया 1, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ? वो हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है 1 मोलर, इनिशियल है 1.1 मोलर, तो ये हो गया माइनस 0.1 मोलर। ये एक्चुअली मेजर किया जा सकता है डेल्टा ए। टाइम डेल्टा टी, घड़ी में पहले टाइम था 12.36, बाद में हो गया 12.37, तो डिफरेंस कितना है? 12.37 माइनस 12.36 विच इज 0001, यानी कि 1 सेकंड। 12 बज के 36 या 12 मिनट 36 सेकंड में शुरू करी थी घड़ी,
और 12 मिनट 37 सेकंड्स पर रोक दी, डिफरेंस निकाला तो ये डेल्टा टी आ गया कितना, ये है 1 सेकंड का डिफरेंस। ऐसे ये मतलब है डेल्टा टी। आर यू विद मी? तो ये डेल्टा टी और डेल्टा टी क्या है, जब आप एक्चुअली लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो जो आप नापते हैं वो टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3 होता है, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेल्टा टी निकलता है। कॉन्सेंट्रेशन 1, कॉन्सेंट्रेशन 2, कॉन्सेंट्रेशन 3 होता है जी, और जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेल्टा ए निकलता है, राइट? ऐसे डन, ऑफ कोर्स डन। चलिए, वेल डन, आगे बढ़े। जी हाँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। ये क्या है, तो पहले करते आ रहे थे, डी बाई डी टी है, तो इसको कहते हैं लोग इंस्टेंटेनियस, और डेल्टा ए बाई डेल्टा टी को कहते हैं, क्या कहते हैं, एवरेज रेट। कि भाई एक फाइनाइट टाइम तक डेल्टा टी, उस पर मोटे मोटे तौर पर फाइनल माइनस क्या जो चेंज हुआ, ये एवरेज, दिस इज एवरेज रेट एंड दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। ये हम एक्चुअली नाप पाते हैं, इसकी हम खाली कल्पना कर पाते हैं, और ढंग से डिफाइन करेंगे इसको आगे चल के। अभी तो फॉर्मूला देख लीजिए, इसी में हम खुश हो जाएंगे, ठीक है? अच्छी बात है। आप देखिए, अगर रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे अगर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ अमोनिया, तो वो अलग अलग हो सकते हैं और वो डिपेंड करते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कितने हैं। पर रेट ऑफ रिएक्शन इन जनरल निकाल रहे हैं, जब आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन का ओवरऑल इस पर फर्क नहीं पड़ता कि आप N2 देख रहे हैं, H2 या अमोनिया, किसी को भी देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए एक जैसा रहेगा, ठीक? अच्छी बात है, वो डिफाइन कैसे किया गया, ऑफ कोर्स। यूनिट्स क्या है, मैंने पहले बता दिया था, फिर से देख लीजिए। चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होता है मोल्स पर लीटर, जिसको कभी कभी लोग कैपिटल एम से नोट करते हैं, तो उसका डिफरेंस भी यही होगा। तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड, कैपिटल एम पर सेकंड, ये है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स, ठीक? मोल्स पर लीटर पर सेकंड, 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब, तो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, लोग ऐसे भी बोल देते हैं उनकी मर्जी। प्रेशर हो तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड, बार पर सेकंड, mmHg पर सेकंड, टॉर पर सेकंड, कोई भी प्रेशर की यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम यूनिट, दैट विल गिव यू द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर्स। यस इंडीड। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराओ, कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर अ रिएक्शन half of A giving you 2B, oh my god, the rate of disappearance of A related to the rate of appearance of B by the expression of direct formulas पूछना है। जेई का प्राचीन क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, लेकिन हमने क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन इज -1 अपॉन हाफ dA by dt, which is +1 upon 2 dB by dt. So therefore -2 times dA by dt is half times dB by dt, और अगर हाफ को इधर ले जाएंगे तो इधर 4 आ जाएगा। अच्छा, और 4 यहां ना रखना चाहो, नीचे रख लो, ऐसे। तो माइनस dA by dt is 1 upon 4 times dB by dt, ऐसा हो जाएगा, राइट? एब्सोल्युटली राइट। एक और जे में बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, इतने लल्लू कांसेप्ट पे भी आ जाते हैं, देख लो, अच्छे से आना चाहिए आपको। इन द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय कांटेक्ट प्रोसेस, ड्रामा रिएक्शन दे रखा है, कांटेक्ट प्रोसेस को कुछ ऐसे कर आपने क्या करना। द रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड एज d by dt of O2 is so much, ठीक है? द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ SO2 will be, ठीक है? हमें पता है कि रेट is -1 upon 2 d by dt of SO2, which is -1 upon 1 d by dt of O2, minus d by dt of O2, ये कितना है,
ये है 2.5 into 10⁻⁻⁴ moles per liter per second, ये गिवन। तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ SO2 कितनी आ जाएगी? 2 into 2.5 into 10⁻⁴ moles per liter per second, which is 5 into 10⁻⁴ moles per liter per second, and that's it. That's it. 5 into 10⁻⁴। अब ये क्या है? ये है माइनस डी बाई डी टी ऑफ SO2, इसलिए माइनस लगा रखा है यहाँ। चाहो तो उधर ले लो, ऐसा है। आसान है, बहुत ही आसान है। एक और 2020 का एक क्वेश्चन देखो। For the reaction 2A 3B 3/2C giving you 3P, which equation is correct? ठीक है। D by dt of moles of A। अब यहाँ कंसंट्रेशन बजाय प्रेशर में देखिए मोल ले लिया, इससे कुछ फर्क पड़ता है? नॉट रियली। क्यों? जो हमने लिखा था पहले वो लिखते हैं, मोल्स कैसे लाएंगे ये बताऊंगा मैं। D -1/2 D by dt of concentration of A dB by dt, डायरेक्ट लिख लीजिए, which is -1/3/2 dC by dt, which is +1/3 dP by dt। ठीक? और कंसंट्रेशन क्या होता है? इज मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक, तो कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स। और सॉल्यूशन तो एक ही है, बिल्कुल एक ही साथ प्रेजेंट है, बिल्कुल। तो सब तरफ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम विल गिव यू मोल्स। दोनों तरफ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा -½ टाइम्स d by dt of Na is -1/3 times d by dt of Nb, which is equal to -2/3 times d by dt of Nc, which is +1/3 times d by dt of Np। ये आ जाएगा बाबू, ठीक। और यहाँ dNA by dt को तो ऐसे ले लिया है, फिर -2 से मल्टीप्लाई कर दो यार दोनों तरफ, तो ये -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आ जाएगा। P की तो बात ही नहीं कर रहे तो छोड़ दो। 2/3 times dNB by dt, dNA by dt तो सब जगह ये है, वाह, dNA by dt 2/3 2/3 ये है, तो ये तो आउट हो गए। 2/3 dNB by dt और 4/3 dNc। yes, the correct answer is Calcutta C। can you see that? yes, we can see that। क्वेश्चन तो इतने पूछे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो चलिए इसी बात पे एक और क्वेश्चन करते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन XA गिविंग यू YB log 10 DNA by minus DA by DT, DNA दिमाग में पूरा है, is equal to log 10 DB by DT जी प्लस 0.3010 ऐसा आ रहा है। A and B respectively can be तो log 10 minus DA by DT is log 10 dB by dt और 0.3010 पता है क्या होता है? ये होता है प्लस log to base 10 of 2, ये 2 का log होता है। तो log a plus log b, this is equal to log of 2 times dB by dt, ऐसा चाहिए। तो log उड़ा दो दोनों तरफ तो आ जाएगा माइनस dA by dt is 2 times dB by dt, यानी कि -1/2 times dA by dt is equal to dB by dt, यानी कि 2A gives you B। और बाबा ऐसे होगा। रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री निकाल ली यहां से। ये देखिए जिस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया है, पॉजिटिव है तो B प्रोडक्ट है, नेगेटिव है तो ये रिएक्टेंट है। A में 2 आएगा, B में 1 आएगा। ठीक है, कौन कौन हो सकते हैं ये? अच्छा, N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन नहीं, तब तो ये 1A गिविंग यू B हो जाता ना, ये नहीं हो सकता। N2O4 अदर 2, तो ये A गिविंग यू 2 भी हो जाता है, ये भी नहीं है। इथीन एंड हाँ ये हो सकता है 2 times C2H4, इधर है C4H8, ये हो सकता है।
और C2H2 दी 3 टाइम्स C2H2 देगा C6H6 भी लिख सकते हैं ना। स्टोइकियोमेट्री के आधार पर देखिए क्या तुम्हारा पूछा है, बट करेक्ट आंसर इज सिंपली ब्यूटीफुली हैप्पीली C, and I hope you can see that. अत्यंत प्राचीन एक प्रश्न देखिए 2002 का, द डिफरेंशियल रेट लॉ, क्या भाषा है, फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 giving 2HI is, बात वही है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ H2, हाँ ठीक है, बराबर माइनस डी बाई डी टी ऑफ आयोडीन, ठीक है, बराबर प्लस हाफ, ये आना चाहिए था, माइनस दिखाए तो गलत बात है, ये ठीक है, ये और यहाँ पे प्लस हाफ, हाँ ये सही है, भी सही है, भी सही है, एकदम सही है, टनाटन सही है, और यही है, यही है, यही है। डी हो सकता है क्या, डी चेक कर लेते हैं। 2 को यहाँ ले लो, हाफ H2 प्लस हाफ I2 दे रहा है HI, तो माइनस 1 अपॉन हाफ यानी 2, माइनस 1 अपॉन हाफ यानी 2 प्लस डी भी सही, अरे वाह, मोर देन वन करेक्ट है जी, हाँ बी और डी, बी डी उत्तर है और ये सही उत्तर है। डन 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 डन, बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स। जल्दी फटाफट देख लीजिए टाइप्स ऑफ रेट क्या है, इनकी चर्चा तो हमने करी थी, पर ढंग से कंक्लूसिवली इनको देखते हैं। एक कहलाता है एवरेज रेट और दूसरा कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट, दो तरह के रेट्स कहलाते हैं। ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या है, संकेत हमने किया था, फॉर्मली ढंग से देख लेते हैं एक बार, आइए बड़ा काम आएगा। एवरेज रेट किसे कहते हैं, देख भाई, कोई रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बना रहा है, अब तुमने एक बार उसका इनिशियल कंसंट्रेशन नापा, सी इनिशियल, फिर नापा सी फाइनल, एक्चुअली यही कर सकते हैं, आंखों से मोल तो दिखते नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं दिखते, नहीं नाप दिख भी जाए तो नापने में जिंदगी बीत जाएगी, तब भी ना नापे, तो हमने किसी भी इनडायरेक्ट तरीके से कंसंट्रेशन उसका किसी एक टाइम T1 पर नापा, फिर किसी दूसरे टाइम T2 पर कंसंट्रेशन नापा फाइनली, तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल, चेंज इन टाइम क्या है, टी फाइनल T2 माइनस T1, तो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, इसको हमने कह दिया डेल्टा सी, इसको हमने कह दिया डेल्टा टी, ये जो चीज है ये कहलाएगा कि भाई एवरेज रेट इस टाइम डेल्टा टी की अवधि में, इस ड्यूरेशन में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कितना था। अच्छा ये डेफिनेशन है, हाँ तो पहले बता दिया आपने, दोबारा बोल लो, हेडिंग डाल के अच्छे से लिख लो, क्योंकि इस बार ग्राफ भी बनाऊंगा, ग्राफ बनाओगे, हाँ कैसे, ये सब क्या है, वही चीज बार बार ग्रामर बदल के लिखी हुई है, एक बार रिएक्टेंट के टर्म्स में, एक बार प्रोडक्ट के टर्म्स में, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। तो काम की बात है वो ये कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, ठीक है, प्रोडक्ट का बढ़ता है, तो रिएक्टेंट का रेट नेगेटिव होगा और प्रोडक्ट का रेट पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये सब रिपीटेड बातें हैं, तो लेट्स नॉट वरी टू मच अबाउट इट। रेट को हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी के तौर पर ही डिफाइन करते हैं, जानते हैं हम। अब जल्दी जल्दी ग्राफ बनाओ जिसकी बात कर रहे थे तुम, ठीक है, ये क्या है, ये आप देखो बड़ा खूबसूरत ग्राफ है, मैं आपको साथ बताता हूं, आपको दिक्कत ना है, एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे ये कंसंट्रेशन कम होगा, हाँ जी, और अगर आपने कोई एक वक्त चुना है, ये सब ये टाइम था टी इनिशियल और ये टाइम था टी फाइनल, तो इनके बीच में जो परिवर्तन हुआ है, यहां से यहां तक ये है डेल्टा टी, और ये जो कंसंट्रेशन था ये था सी इनिशियल, ये है सी फाइनल, इनके बीच का डिफरेंस है वो है डेल्टा सी। अच्छा, और डेल्टा सी बाय डेल्टा टी क्या है, ये है एवरेज रेट, अब वो कहां से आएगा, मैं एकदम बढ़िया स्ट्रेट लाइन ही बना रहा हूं हाथ से, और आप कल्पना कर ले कि वो स्ट्रेट लाइन ही है, हाँ बन गई बन गई, दिस इज इक्वल टू एवरेज रेट व्हिच इज नथिंग बट स्लोप ऑफ दिस, 2 पॉइंट फार्मूला से देखिए स्लोप दिया जाएगा इस लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिंपल टाइप, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ें, एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, उसका जो स्लोप है, दैट स्लोप विल गिव यू द एवरेज रेट इन बिटवीन दीस टू टाइम्स।
इन दिस टू पॉइंट्स। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। हाँ जी, तो एक बात बताओ, एवरेज रेट तो जस्ट एक एवरेज है, पर अगर हम ये टाइम ड्यूरेशन पास में खसकाते जाएं तो खसका ले, और जैसे जैसे इसको करीब लाते जाएंगे, मान लो हमने एक टाइम ये लगाया टी फाइनल ऐसे, तो अब ये हो जाएगा एवरेज रेट। हाँ, डू यू सी कि जो येलो ऑरेंज लाइन थी वो अपने हरे रंग के ग्राफ से काफी दूर थी, जो येलो लाइन है ये हरे रंग के ग्राफ से थोड़ी करीब आ गई। हाँ जी, तो हमारा ये जो एवरेज रेट है ये काफी ग्राफ को टच सा करता हुआ लग रहा है। तो अगर हम ये टाइम इंटरवल T1 और T2 के बीच का कम करते जाएं, अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली होगा ये, एक मिनट मैं आपको उस ग्राफ का प्रोडक्ट को बाद में देखेंगे, पहले इसको बहुत सारी फालतू बातें यहाँ ये तो जैसे जैसे उसको करीब लाते जाएंगे, अल्टीमेटली मैं यहाँ हाथ से बनाता हूँ, जब पॉइंट्स बहुत करीब आ जाएंगे ऐसे, तो डू यू सी कि उनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो और जो ग्राफ है वो लगभग एक जैसे ही हो जाएंगे। हाँ। और वो दोनों पॉइंट्स अगर एक दूसरे में समा गए, मिल गए, उनके बीच में बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस बचा, तो लाइन कौन सी बचेगी? वो लाइन और कुछ नहीं, वो लाइन उस पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगी। क्या 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 बोला? वो लाइन उस पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगी। तो d by dt ऑफ कंसंट्रेशन ये क्या होता है? दिस इज नथिंग बट, कोई भी कर्व है तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट। वैसे भी इसे स्लोप ऑफ टेंजेंट ही कहते थे। हाँ, तो अगर इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, किसी भी क्षण पे क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा, किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट लेके देख लो, किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट लेके देख लो, खर्च आ जाएगा। हाँ, तो जाएगा। तो किसी भी एक पॉइंट की जो टेंजेंट है वो तो आ जाएगी ये क्या नाम है, इंस्टेंटेनियस रेट। और अगर वो दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस, अगर उनके बीच में लाइन बनाओगे, उसका जो स्लोप आ जाएगा, ये आ जाएगा एवरेज रेट। दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट। रिएक्टेंट कम हो रहा है तो ये स्लोप नेगेटिव है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो इसके स्लोप पॉजिटिव है। इतनी सी बात हमने बीच में रन थ्रू किया तो उसमें यही आया था, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो उसके स्लोप, तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दोनों पॉजिटिव होंगे, रिएक्टेंट घटेगा तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट दोनों ही नेगेटिव होंगे। क्या अच्छा है? एक्यूरेट तो इंस्टेंटेनियस रेट है, हाँ जी, पर वास्तव में नाप हम एवरेज रेट को ही पाते हैं। जब जहां जैसी जरूरत हो तब वहां वैसा काम ले लिया जाता है। डन? चलिए ये देखिए, एवरेज वर्सेस इंस्टेंटेनियस रेट, यहां से यहां तक अगर देखेंगे तो ये एवरेज रेट है, लेकिन अगर टेंजेंट्स को देखेंगे तो टेंजेंट अपने स्लोप बदल रही है नालायक बार बार, तो इंस्टेंटेनियस रेट हल्का हल्का चेंज हो रहा है, उसके बीच की एक वैल्यू हो जाएगी एवरेज या मीन रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत सारी बातें कर लिया आज, पहले लेक्चर में इतना नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अरे बोलना चाहिए यार, हाँ, लेकिन काफी बोल गया। अगली बार में तो मुलाकात होगी यार, फिर बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन, नमस्कार।